देखिए सिंपल जो छोटा जो टॉपिक है ना उसको आज हम लोग कवर कर लेते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा इंट्रो बोलते हैं। हेलो एवरीवन, जितने भी क्लास 11th के जियोलॉजी वाले विद्यार्थी देखते हैं इस वीडियो को, तो मैं आपको बता दूं पिछला रिकॉर्ड कि पिछले बार जो टर्म 1, 2 दोनों का एग्जाम था तो इस चैनल के माध्यम से बहुत ही हेल्प हुआ है। तो आप क्लास 11th की अगर जियोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो और भी बहुत सारे वीडियोज हमारे चैनल पर अपलोडेड है जिसे आप चेक कर सकते हैं। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग जनरल सी, जो आप भी समझ सकते हैं, बहुत ही सिंपल सी टॉपिक है। इसका सिलेबस का वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड सिंपल सी टॉपिक हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग पढ़ते हैं नदी। थोड़ा सा नदी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जिसका इंग्लिश आपको पता है कि रिवर होता है। नदी मीन्स क्या होता है? रिवर। अब आप लोग से क्वेश्चन है, ठीक है, बिकॉज मैं थोड़ा ना ऑफलाइन क्लासेस में हूँ तो इधर ही बात करते हैं एंड आप इसे देख सकते हैं। नदी किसे कहते हैं हमको ये बताइए, व्हाट इज रिवर? नदी हम लोग उसे बोलेंगे, पहले परिभाषा की इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। नदी कहाँ से आता है? मतलब पानी जो उत्सर्जित होता है, पानी कहाँ से आता है? नाला से। को इतना पानी नहीं आ पाएगा, आसमान से। मतलब बारिश की पानी जब ज़्यादा मात्रा में धरती पर संग्रहित हो जाती है, मीन्स जब जमा हो जाती है, तब क्या होता है कि वह एक चादर की भांति एक लेयर में बहना चाहती है। कभी भी देखिए, कोई भी द्रव, कोई भी मटेरियल की अगर बात करें तो कुछ भी चीज़ क्या होती है जो द्रव अवस्था में होती है, जिसमें प्रवाहित होने का गुण पाया जाता है, जैसे ऑयल है ना, मिल्क, वाटर, क्या होता है ऊंचाई से कहाँ पे जाने का प्रयास करती है? नीचे की ओर जाने का प्रयास करती है। कहाँ पे? नीचे की ओर। सेम ऐसे ही जो बारिश का पानी है एक चादर की भांति, मान लीजिए बारिश हुआ, ऐसे बारिश हुआ आराम से, और कहाँ पे चला गया? इस जगह पे मान लीजिए बड़ा सा जामा लग गया, ये ऊंचाई जगह है, इधर ढालू है, तो ये क्या करेगा? अचानक से इधर प्रवाहित होना स्टार्ट कर देगा, वो भी एक लेयर के माध्यम से। मतलब इतना चौड़ा है तो इतना चौड़ा ऐसे पानी बहना स्टार्ट कर देगा, मतलब लेयर बाय लेयर। समझ रहे हैं ना? कोई पूछेगा नदी क्या है तो बताइएगा कि बारिश का पानी, मतलब वर्षा जल, जब एक परत की भांति अपने ऊंचाई वाले स्थान से नीचे की ओर बहना शुरू कर देता है तो उसे क्या बोलते हैं? नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? नदी। अब नदी का ना 2-3 स्टेप होता है, उसका 3 स्टेज पाया जाता है। कितना स्टेज? 3 स्टेज होता है। 3 स्टेज में वो सबसे जो पहला होता है, जिस प्रकार से इंसान का जो जिंदगी का जो होता है ना, क्या बोलते हैं? अवस्था। शुरू में शैशवावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, उसके बाद वृद्धावस्था। वैसे ही बोला जाता है कि मतलब कि प्राइमरी स्टेज, मतलब कि उसको बोलते हैं प्रारंभिक अवस्था। कि क्या बोलते हैं? प्रारंभिक अवस्था। जो पहला अवस्था का नाम है उसे क्या बोलते हैं? प्रारंभिक अवस्था। इस अवस्था में नदी क्या करती है? इस अवस्था में नदी क्या करती है? इतना स्पीड, मतलब ये उद्गम स्थल से नदी नीचे आ रही होती है। समझ रहे हैं ना? मतलब जहाँ से इसका निर्माण हुआ, जैसे गंगा नदी का भी किसी न किसी कारण से निर्माण ही हुआ होगा। कारण की बात नहीं करें तो ही अच्छा है, क्योंकि उसका एक उद्गम स्थल होगा जहाँ से गंगा नदी निकली होगी। इसी प्रकार से बहुत सारी नदियों का क्या होता है? उद्गम स्थल होता है। प्रारंभिक अवस्था में नदी का जो प्रवाह, जो बहाव होता है, अत्यंत तेज होता है। मतलब उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, आप केवल अंदाज़ा लगाइए। जैसे एक गाय का बछड़ा होता है ना, बचपन में जैसे ही वो पैर पर चलने लगता है तो उसका स्पीड देखता है ना कितना होता है? कितना स्पीड होता है। एक दौड़ल में कहाँ जाकर रुकेगा? मतलब बहुत दौड़ता है तेज, मतलब उसमें उसको बहुत फुर्तीला होता है, एक्टिव होता है। सेम ऐसे ही नदी का क्या होता है? पानी अत्यंत तेज प्रवाहित होती है। समझ रहे हैं ना? जितना तेज हो सके उतना तेज प्रवाहित होती है। अच्छा, ये तो पता चल गया कि प्रारंभिक अवस्था में नदी जो है अत्यंत तेज बहती है। लेकिन इस समय में कुछ होगा क्या? जैसे मान लीजिए नदी का प्रवाहित अभी तक देखिएगा पहाड़ों के आसपास हुआ है। पहाड़ों के आसपास जाएगा ना, बीच में नदी मिलेगा, जंगल में नदी मिलेगा। कभी गांव में निर्माण होता है क्या? नदी का निर्माण कभी गांव में हुआ है? गांव में ऐसा नदी मिलेगा आपको, नहर, नाला जैसा मिलेगा, छोटा छोटा, जो कि कोई काम को उतना नहीं होता है। तो वो क्या करता है कि जंगल झाड़ी में निकलेगा तो कितने पेड़ों को बहा लेगा, मतलब उखाड़ लेगा। बड़े बड़े जो चट्टाने था, ठीक है ना, चट्टान के बारे में आपको 12th में बेहतर तरीके से पढ़ना है। तो चट्टानों को कितना को तोड़ के और बहा के कहाँ से कहाँ ले जाएगा प्रारंभिक अवस्था में? कितने सारे, अगर उबड़ खाबड़ चीज़ें हो जाएगी, उबड़ खाबड़, तो उसको प्लेन भी कर सकता है, या प्लेन चीज़ों को उबड़ खाबड़ भी कर सकता है। बात है ना? ये सारी चीज़ें। अच्छा, दूसरी अवस्था को बोलते हैं युवावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रौढ़ावस्था उसे कहते हैं, युवावस्था नहीं, प्रौढ़ावस्था कहते हैं। कौन सा अवस्था? प्रौढ़ावस्था। इस अवस्था में आपका जो नदी का स्टेज है, जैसे अभी हम लोग सिंपल से अगर स्टेज की बात करते तो बोलते हैं ये थोड़ा बाल्यावस्था है, युवावस्था और वृद्धावस्था, डायरेक्ट बोलते हैं ना। सेम ऐसे ही है, प्रारंभिक अवस्था एंड प्रौढ़ावस्था एंड लास्ट में आपका आ जाता है वृद्धावस्था। कि क्या आता है? वृद्धावस्था। सेम नदी का भी ऐसा ही हाल है।
क्या आ गया, वृद्धावस्था। प्रौढ़ावस्था में क्या हो गया जी, कि जैसे सब एक दूसरे से मतलब सबका एक दूसरे से रिलेशन है यहाँ पे, ठीक है। जैसे प्रारंभिक अवस्था में क्या हुआ कि अत्यंत तेज, सबको एकदम अपर्दन सब कुछ करते चला, काटते पीटते, जहाँ मतलब उस बीच में कोई भी आ गया तो उस बीच में सबको रगड़ते पार कर देता है कि नहीं। बड़े बड़े चट्टान को भी पार कर देता है जब नदी का उद्गम होता है। अच्छा, प्रौढ़ावस्था में क्या होता है जी, थोड़ा सा बहाव तेज था उतना, तो अब थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, है ना, क्योंकि चलते चलते कोई भी चीज़ थकता है ना। तो नदी भी क्या होगा कि अत्यंत तेज अवस्था में उस समय थी, लेकिन अब क्या हो गया, ये थोड़ा सा इसका स्पीड स्लो हो गया। तो इस समय पे अपर्दन उतना ज़्यादा नहीं होता होगा, बात है कि नहीं, अपर्दन नहीं होता होगा। अच्छा, आप लोग एक नाम सुने होंगे, उसको कहते हैं घाटी, नाम सुने हैं? इसका इंग्लिश वैली होता है, क्या होता है, वैली। घाटी कैसे निर्माण होगा जी, अब दिमाग लगाइए खुद से, मतलब ऑटोमेटिक, ऐसी चीज़ है कि ऑटोमेटिक बन जाएगा। जैसे प्रारंभिक अवस्था में हम क्या बोले कि बड़े बड़े अगर बीच में पहाड़ भी आ जाए तो उसमें भी क्या बन जाएगा, उसको पहाड़ को तो तोड़ नहीं सकता है, लेकिन बड़े बड़े चट्टानों को भी घसीट सकता है कुछ लंबे समय तक। अब क्या हुआ कि मान लीजिए नदी का स्टेज था इस तरीके से, नदी का स्टेज ऐसे नदी बह रही है, मतलब ऐसे नहीं बोल सकते हैं, ऐसे नदी प्रवाहित हो रही है, बीच में ना बड़ा सा पहाड़ आ गया, ठीक है, बीच में क्या आ गया, बड़ा सा पहाड़ आ गया, तो नदी कहाँ जाएगा, इस जगह को थोड़ा सा खोदेगा, क्या करेगा, मान लीजिए बड़ा सा दीवार है इस जगह पे, दीवार जैसा एक पहाड़ है, तो नदी का स्टेज जो है ऐसे ऐसे बह रहा है, नदी स्पीड में एकदम अपने मनमौजी, तो ये क्या करेगा कि अंदर तक तो गड्ढा करेगा थोड़ा सा, क्योंकि धक्का लग रहा है ना, प्रेशर लग रहा है, ये गड्ढा करेगा तो ऐसे मुड़ सकता है क्या, ऐसे मुड़ सकता है ना, तो ऐसे मुड़ेगा, तो ये नदी आया इस प्रकार से, एंड इसके बाद यहाँ पे गड्ढा कर देगा, ये पहाड़ को क्या कर देगा, गड्ढा कर देगा ऐसे। इसके बाद का जो दृश्य बनेगा वो आपका यू आकार का घाटी कहलाता है, क्या कहलाता है, यू आकार का, यू जैसा दिख रहा है। घाटी का निर्माण ऐसे ही होता है, नदियों के द्वारा जब तेज धारा प्रवाहित होती है और बीच में कोई बड़ा सा चीज़ आ जाता है, ठीक है, तो उस जगह मान लीजिए उसको धक्का देने में, जैसे पहाड़ था यहाँ पे, तो पहाड़ को तो धक्का देने पर पानी की औकात नहीं है ना, पहाड़ को तो तोड़ नहीं सकते इस तरीके से, तो ये पहाड़ को क्या करेगा कि बीच में गड्ढा करके एंड उसको इस तरीके की संरचना बना देगा कि देखने लायक बनेगा, एकदम लगेगा कि क्या चीज़ है उस जगह पे, जिसको अभी हम लोग बोलते हैं कि हमको विरासत में मिला है। जैसे कहीं पे जाते हैं तो नहीं बोलते हैं कि कितना सुंदर दृश्य है, चारों तरफ से पहाड़, बीच में पानी। तो अब समझ में आया कि जो जिस प्रकार से नदी का जब प्रवाहित होता होगा, नदी का जब उद्गम होता होगा, तो जब स्टार्टिंग समय होगा तो स्टार्टिंग समय में ऐसा ही दृश्य बना होगा, बाद में फिर उस पे पेड़ पौधे उगे तब बहुत बेटर अब लगता है देखने में भी ऐसे। तो ये हो गया कि प्रारंभिक अवस्था एंड प्रौढ़ावस्था, इन दोनों अवस्था में घाटी का निर्माण होता है, समझ में आ गया। अब देखिएगा, अच्छा बालू भी बनता है क्या, कि जैसे इधर से अगर स्पीड में बारिश मतलब कि पानी का प्रवाहित तेज हुआ इधर से, तो इधर तो गड्ढा करेगा ना, गड्ढा इधर अब नहीं करेगा, गड्ढा कहाँ करेगा, अंदर में करते चला जाएगा, चाहे जितना न अंदर में गड्ढा करे अंदर में करेगा। अब बात है कि अंदर में जितना गड्ढा कर सकता है वो करेगा, तो बालू जो इसके साथ साथ जो पत्थर, ये चीज़ जो पथराव हो रहा था, मतलब जो मान लीजिए जो इसको काटेगा तो मिट्टी तो बालू के रूप में आएगा, तो वो बालू कहाँ पे जमा हो जाएगा, यहाँ पे जमा हो जाएगा, कहाँ पे जमा हो जाएगा, यहाँ पे। इस जगह पे आप लोग पिकनिक मनाने जाएगा कि जगह घाटी है, बहुत अच्छा है, सभी तरह से पानी है ना, इस जगह पे क्या करेगा, पिकनिक मनाएगा। मतलब इसको हम सिंपल से एक बार फिर से आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि ये बड़ा सा, मान लीजिए कोई बड़ा सा क्या है, पहाड़ है, इस तरीके की बहुत बड़ी संरचना है पहाड़ की, एंड यहाँ से नदी का प्रवाहित तेजी से कहाँ हो रहा है, नीचे। हालांकि इतना तेज नहीं होता है, इतना डायरेक्ट नीचे नहीं होता है, लेकिन एक समझाने का तरीका है। तो मान लीजिए कि नदी का प्रवाहित ना इतना तेज हुआ कि इसको खान के क्या कर दिया, ऊपर तक ले आया, इस टाइप से, ठीक है। अब नीचे खाना तो ये मिट्टी चट्टान जो भी होगा अंदर में उसको तो तोड़ेगा ना, तोड़ के बालू के रूप में निर्माण कर देगा। तो ये बालू जो है कहाँ आएगा, इस जगह पे तो जमा नहीं हो पाएगा, बिकॉज इस जगह पे पानी को मुड़ना है इस तरीके से, तो मुड़ेगा तो बालू कहाँ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा, इस जगह पे बहुत बड़ी गड्ढा बन जाएगा। तो इस तरीके की संरचना यू आकार का आकृति बन जाएगा, तो इसे बोलते हैं घाटियों का निर्माण होता है। घाटी का निर्माण होने में नदी का कौन सा स्टेज, एक प्रारंभिक अवस्था एंड दूसरा प्रौढ़ावस्था, युवावस्था भी बोल सकते हैं, बहुत सारी स्टेज है, बस अपने आप में बांटना है इसको, ठीक है, जो कि आपको नोट्स में बढ़िया से प्रोवाइड करवा देंगे। बस समझना है, अभी चीज़ों को समझना है कैसे, नोट्स जब लिखवाएंगे तो सब फाइनल करवा देंगे। अब बात आती है कि जैसा कि अभी हम बताएं कि प्रारंभिक अवस्था में जो नदी का प्रवाहित होता है धारा, वो बहुत तेज़ होता है, बात है ना, बहुत तेज़ होता है। इसमें प्रौढ़ावस्था में क्या होता है कि थोड़ा सा स्लो होगा लेकिन तेज़ ही रहेगा, ठीक है ना, थोड़ा स्लो रहेगा लेकिन बहुत तेज़ होता है,
ठीक। इसमें अपर्दन की क्रिया बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि जब प्रारंभिक अवस्था में था तो वो तो रास्ता ही बना रहा था कि हमको किधर जाना है किधर नहीं जाना है, किस गांव को डुबोना है, किसको क्या करना है, वो अपना रास्ता ही देख रहा था इसमें। अब इसमें क्या करेगा कि मान लीजिए कहीं पे नदी को प्रौढ़ावस्था में आते तक ऊंचा मिला, नीचा मिला, इस टाइप के मिला, तो उसको मुड़ेगा, घाटियों का निर्माण होगा, सब होगा किसमें, प्रौढ़ावस्था में ये सारी चीज़ होगा। अपर्दन होगा, कौन से चट्टान को काटना है, कौन को काट सकता है, ये सारी चीज़ों को, ठीक है ना। यानी कि अपर्दन की क्रिया क्या होगी, अपर्दन को इंग्लिश में इरोजन कहते हैं। एंड अपक्षय, अपक्षय मीन्स होता है कि उसको तोड़ तोड़ के टुकड़ों में बांट कर उसको खत्म कर देना, उसको भी पढ़ना है आप लोग के, ठीक। अपक्षय, तो अपर्दन एवं अपक्षय की क्रिया इसमें होती है। अपर्दन अपक्षय का आपका टॉपिक है, चैप्टर है इसमें, ठीक है, जियोलॉजी में, उसको पढ़ा देंगे। अब बात आती है कि ये सारी चीज़ तो हो गया प्रौढ़ावस्था में। वृद्धावस्था में क्या होगा जी, नदी जब वृद्ध हो जाएगी तब इसमें पता है रंग कैसा हो जाएगा, मतलब जो इसका आकृति कैसा हो जाएगा। आप लोग नदी देखे होंगे, टेढ़ी मेढ़ी नदी, ऐसे 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 होता है, वो नदी का संरचना कैसे बना। प्रारंभिक अवस्था में नदी आया, तेज, बहुत तेज आया, ठीक। अब नदी की संरचना ऐसे बन जाएगा, इस टाइप से संरचना बन जाएगा, ऐसे होता है क्या, ऐसे ऐसे से बनता है संरचना। कैसे बन जाता है ये, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी बनता है नदी, क्यों बन जाता है, क्योंकि अपर्दन इतना सारा होता है कि बीच के जगहों को काट काट कर, जैसे कि अगर हमारे पास बोल दिया जाए कि एक आपको खेत को क्या करना है, पानी से सिंचाई करना है, तो अगर पानी को अगर कहीं से बांधते हम नहीं हैं तो क्या होगा, पूरे जो खेत होगा उसमें लगेगा कि एकदम नदी बह रहा है, इस टाइप से। लेकिन उसी को हम लोग अगर पतला कर देंगे, मतलब क्या बना देते हैं उसको, क्या बोलते हैं, नहीं, हाँ, उसको बना देंगे, मतलब कि पानी के जाने का रास्ता बना देंगे सिंपल सा, तो उसमें पानी जाएगी लेकिन पूरा उसको फुल करके नहीं जाएगी। फिर एक समय आएगा कि प्रौढ़ावस्था उसको बोलेंगे। सिंपल सा एग्जांपल समझना है कि पानी जाते 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 एक तरफ खंडरा होता चला जाएगा, एक तरफ मोटा होता चला जाएगा, मीन्स चारों तरफ आरियों के बीच में बालू ही बालू हो जाएगा, एंड बीच में और ही मतलब कि क्या होता चला जाएगा, खाला होता चला जाएगा, है ना, इस तरीके से गड्ढा होता चला जाएगा। सेम ऐसे ही पानी आई, युवावस्था में आई, इधर से पानी देखिए आराम से क्या हुआ, बह रहा है, लेकिन अपर्दन की क्रिया, अपक्षय की क्रिया बहुत तेज हो रही है। तो अपक्ष, ये ऐसी आकृति बनने का रीज़न है कि मान लीजिए चट्टान ऊपर से लाया, यानी इसको रगड़ते रगड़ते क्या बना देगा, उसको बालू ही बना देगा। तो उन बालू को नदी के साथ तो बालू तो उतना बहता नहीं है, एक जगह पे क्या करेगा, स्टोर होना पड़ेगा। तो पानी का रास्ता ही अपना रास्ता होता है, तो बालू लोग सबसाइड हो जाएगा, मतलब कि ऐसे मतलब आप लोग न्यूज़पेपर में देखते होंगे, इस नदी से अवैध बालू का खनन हो रहा है, उठाव हो रहा है, बोलते हैं ना। तो वो बालू नदी की तरफ ही बालू बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि उसको बोलते हैं मृदा जो होता है ना, जलोढ़ बन जाता है। क्या बन जाता है, जलोढ़ बन जाता है, उसी को जलोढ़ मृदा भी कहते हैं, बालू का रूप होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अपक्षय की क्रिया भी हो गया, अपर्दन की क्रिया हो गया, एंड चारों तरफ बालू भी बन गया। अब बताइए कि सब तरफ मिट्टी है, नदी अपना रास्ता पतला कर लेती है, मतलब युवावस्था एवं प्रौढ़ावस्था जिसको हम लोग बोल रहे हैं, उसमें नदी का आकृति कैसा हो जाता है, पतला। कैसा हो जाएगा, पतला। और स्टार्टिंग टाइम में कैसा होगा पता ही नहीं है कि नहीं। उसके बाद वृद्धावस्था में क्या होगा, वृद्धावस्था में धारा प्रवाहित होगी, लेकिन हमें पता ही नहीं चलेगा कि नदी भी बह रहा है, लाइक गंगा नदी। हम तो गए नहीं हैं, आप लोग गए आए होंगे तो देखिएगा। गंगा नदी में जैसा कि लोग बताता है कि गंगा नदी बहती है कि क्या होती है पता ही नहीं चलता है, ठीक है। लोग ऐसे ही तालाब की तरह जाता है, नहाता है, ठीक है ना, ऐसे बोला जाता है। बहती है लेकिन हमें पता नहीं चलता है, अंदर वाला पानी बहती है। अब मान लीजिए कि किसी को कितना थकाइएगा, सांस तो सबके चलबे करता है, जो वृद्ध हो जाते हैं उन लोगों का, है ना, लेकिन वैसे थोड़े ना चल पाता है ऐसे। तो पानी जो उछाल मारता है ना अन्य नदियों में, इस तरीके की उछाल आपका गंगा नदी में नहीं मिलेगा। हाँ, बाढ़ आती है तब अलग चीज़ है, बिकॉज बाढ़ जो आता है ना उसका अन्य रीज़न भी है, ऐसा नहीं कि नदी में ही पानी ज़्यादा हो गया, ठीक है। फिर भी आपको पता नहीं चलेगा, गंगा नदी में बाढ़ भी आ जाएगा। तो एकदम सिंपल शांत एकदम पानी है वहाँ का, और क्या होता है, लेकिन पानी प्रवाहित होता है, ठीक है ना। गंगा नदी का जो पानी है कहाँ जा रहा है, समुद्र में। हाँ, सबका पानी समुद्र में ही जा रहा है। अच्छा, एक गंगा के नाम से एक ये भी याद आया, अभी एक इसी में हिमनद पढ़ाना है थोड़ा सा ना, हिमनद, उसको भी क्या बोलेंगे, हिमनद, मतलब उसमें भी नदी ही पढ़ना है। अब थोड़ा सा गंगा नदी की बात कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल चीज़ है कि गंगा नदी को शुद्ध मतलब पवित्र नदी क्यों बोला जाता है, उसको माता का दर्जा क्यों दिया जाता है, हमें बताइए। गंगा नदी को शुद्ध क्यों कहा जाता है, एंड गंगा को माता का दर्जा क्यों दिया गया है ना। गंगा माता बोलते हैं, ऐसा क्यों। गंगा को पवित्र माना जाता है, ऐसा क्यों।
क्योंकि जो इसका उद्गम है वो हिमालय से हुआ है। कहाँ से हुआ है? हिमालय से। आपको पता है कि हिमालय में जड़ी बूटियों का भंडार है और बोला जाता है कि उसमें कीड़ा भी नहीं होता है ना। आप नॉर्मल वाटर को बोतल में करके रखिए लगभग 1 से 2 महीने तक, क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। नॉर्मल वाटर को इतना पैक रखिए कि उसमें कहीं से अंदर से बाहर से कुछ भी ना जाता हो, ठीक है, तो वो आपका वाटर खराब हो जाएगा, उसमें छोटे छोटे कीड़े लग जाएंगे अंदर में। लेकिन नॉर्मल वाटर, ये प्रैक्टिकल चीज़ें घर पे भी कर सकते हैं। एंड सिंपल सा वाटर जो भी है, ये वाला गंगा जल ले लीजिए और गंगा जल को रखिए बोतल में, 10 साल तक भी रखिए ना, कुछ नहीं होने वाला है। समझ में आ गया ना? घर में होगा, देखते होंगे, कुछ भी नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उद्गम स्थल इसका हिमालय में हुआ है। कहाँ से इसका उद्गम हुआ है? हिमालय से। आपको पता है कि हिमालय जड़ी बूटियों का क्या है? भंडार है। क्या है? जड़ी बूटियों का भंडार है। वहाँ पे इतने सारे जड़ी बूटियाँ हैं कि कहिए ही मत। पूरे विश्व में इतनी जड़ी बूटियाँ नहीं पाई जाती है जितना हमारे इंडिया के हिमालय में पाई जाती है, ठीक है। एक तरीके से बॉर्डर भी है इंडिया और नेपाल का, उधर किसको? चाइना का, इस तरीके से, ठीक। तो पवित्र माने जाने का रीज़न है क्योंकि जहाँ पे जड़ी बूटी, अभी आप लोग मैक्सिमम देखते हैं कि होम्योपैथी का, आयुर्वेदिक दवा बनता है, क्या बनता है? जड़ी बूटी का ही मिलकर बनाया जाता है ना। तो उसको क्या माना जाता है? असर करता है लेकिन धीरे धीरे करता है। अगर जल्दी आपको कामयाबी चाहिए तो अंग्रेजी दवा का इस्तेमाल करना पड़ता है। सर रीजन क्या है कि वहाँ का पानी खराब नहीं होता है? वही तो बताना चाह रहे हैं। तो जो आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक का आप नाम सुने होंगे, उन लोग सब जड़ी बूटी से ही तो मिलकर बनाता है ना। तो वहाँ के जो पानी है, पानी में जड़ी बूटी भी मिक्स होगा कि नहीं होगा बताइए? क्योंकि वो खुद ही जड़ी बूटी से मिलकर बना हुआ है। एंड वहाँ का शुद्ध होने का ये भी रीजन है कि हिमालय से हुआ है। तो हिमालय, हिमालय क्या होता है? बर्फ होता है ना। तो बर्फ में आपको ऐसे भी किसी भी प्रकार की कोई प्रदूषण नहीं भी देखने को मिलेगा। होता है क्या? ये आप यहाँ पे देखते होंगे, क्या है? अंटार्कटिका है ना वहाँ पे मैप में। तो अंटार्कटिका जो सबसे है, उसे सबसे शुद्ध मतलब महाद्वीप माना जाता है। जैसे हम लोग एशिया महाद्वीप में रहते हैं ना, तो उसी तरीके से वहाँ पे जो अंटार्कटिका आप देख पा रहे हैं, एकदम शुद्ध है, एकदम शुद्ध, एक भी पॉल्यूशन वहाँ पे नहीं है। लोग जाता है एक घंटे 1.5 घंटे रहने के लिए वहाँ पे। मतलब कैसे? लाइक एक तरीके से जैसे ट्रेवल करने जाता है ना, घूमने, इस तरीके से जाता है। वहाँ पे किसी का निवास स्थान नहीं है क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ का वो जगह है ना, बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे बर्फ़ है। इसलिए वहाँ का जो सभी चीज़ें हैं शुद्ध है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। अब बहुत लोग गए भी हैं क्योंकि महाद्वीप है तो सब लोग जाएगा ना, इस तरीके से। तो सेम ऐसे ही हुआ कि जैसे हमारे हिमालय है तो बहुत सारी इसमें क्या है? जड़ी बूटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और प्लस में बर्फ़ भी है। तो सब कुछ क्या मिलेगा आपको? शुद्ध शुद्ध एकदम मिलेगा। तो वहाँ से जब किसी भी प्रकार का नदी का उद्गम होगा, पानी का उद्गम होगा, तो क्या होगा? बिल्कुल शुद्ध होगा। तो इसीलिए किसी भी प्रकार की मतलब वो चीज़ नहीं लगता है। जैसे कि हम लोग दवा का इस्तेमाल करते हैं तो क्या बोला जाता है कि कीड़ा को मार देगा, कीड़ा नहीं लगने देगा, ऐसे बोला जाता है ना। सेम वैसे ही पानी में भी कीड़ा नहीं लगेगा। अच्छा, माता क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। हिमालय को भी हिमालय का दर्जा दिया गया है सबसे ऊंच लेवल में पूरे माउंटेन में, इंडिया में। इतने बड़े पहाड़ को बोला जाता है उस, मतलब एक अलग चीज़ हो गया, एवरेस्ट चोटी, हिमालय, ये सब अलग अलग माना जाता है, लेकिन उसी का सब भाग है, ठीक है। तो हिमगिरी ये सब बोला जाता है। अब देखिए आप लोग ध्यान समझिएगा कि हिमालय, उसको भारत की शान कहा जाता है क्योंकि अगर मैप में अगर देखिएगा ना टोटल, तो क्या लगेगा कि एकदम पूरा ऊपर में रखवाली कर रहा है हिमालय हमारा, है ना, इस तरीके से। अब है कि गंगा को माता भी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर आकर, मतलब उद्गम कहाँ पे हुआ? हिमालय में हुआ ना। हिमालय से होकर नीचे की ओर आ रही है गंगा नदी और पूरे देश को बीमारी मुक्त कर रही है। इसका उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? दवाओं के रूप में गंगा जल का उपयोग करते हैं, है ना। लेकिन दुख की बात यह है कि उसमें भी अब पॉल्यूशन होने लगा है ना, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होने लगा है, जिससे उसका दर्जा नीचे जा रहा है एक तरीके से। तो ये सारी चीज़ें हैं, समझ रहे हैं ना। और अब समझ में आ गया कि माता क्यों बोला जाता है? गंगा माता, क्योंकि इन सारी गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सब ऐसी नदियां हैं, ऐसे है तो एक ही पार्ट में है, लेकिन उन सब का अलग अलग विभाजित हो गया नदी, ठीक है। इसलिए गंगा, यमुना, सरस्वती बोला जाता है। ये 3 नदियां जो है हमारे देश की शान है, ठीक है। अगर बहुत सारे नदियों का वर्णन करें तो गंगा, यमुना और सरस्वती, इन नदियों के मुकाबला कोई नहीं कर सकता है परिशुद्धि में एंड प्रसिद्धि में, सब कुछ में। क्या पूछ रहे हैं आप? मतलब जो रामायण बताया था कहानी। देखिए, पहली चीज़ ना, हमारी खासियत है कि हम इस चीज़ों पर बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, जो कहानी होता है ना, कहानी को मानते हैं रियल में। कहानी को ऐसे नहीं मानते हैं कि रियल में कुछ होगा, लेकिन उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि नहीं। रामायण के हर एक चीज़ों के, या कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो, धार्मिक किताब हो, उसको आप अपने लिए अगर पढ़ रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए
इस्लाम धर्म के लिए कुरान है, हिंदुओं के लिए क्या बनाया गया है, गीता बनाया गया है। अब ये हम नहीं मानते हैं कि जो कुरान बनाया गया है ओनली इस्लाम के लिए ही बनाया गया है, यानी जो गीता बनाया गया है केवल हिंदू ही पढ़े, ऐसा हम नहीं मानते हैं। हम तो ये सब कुछ मानते भी नहीं हैं, लेकिन नॉलेज लेना चाहिए। ये सारी चीज़ों का नॉलेज भी बहुत अत्यंत आवश्यक है, ठीक है, क्योंकि इसके नॉलेज से ना आपके अंदर में एक अलग तरीके की माइंडसेट बैठेगा। मतलब आप ना ही एक तरफ बोलिएगा ना ही उसके तरफ बोलिएगा, है कि नहीं, दोनों तरफ आप बोल सकते हैं कहाँ पे गलती है। क्योंकि कोई भी धार्मिक ग्रंथ में ये नहीं बताया जाता है कि तुम अपने मतलब कि तुम जाके उससे लड़ो, जातिवाद तो उसमें दिखाया नहीं गया है। उसमें आपके लाइफ जीने की कला बताई गई है। आप इधर सिंपल से बुक में बदलाव करवा सकते हैं, लेकिन धार्मिक ग्रंथ में कोई बदलाव हुआ है क्या आज तक? नहीं। कभी हुआ है? जो पहले से है और वो होता आ रहा है, और आज भी जो भी क्रियाएं होती है लेकिन मिल जाता है। जैसे कि बता दिया गया कि कर्म का फल मीठा होता है, लिखा जाता है धार्मिक ग्रंथ में, है ना, और कर्म आप अच्छे कीजिए, मीठा मिलेगा ही मिलेगा। बात है कि नहीं? ये सारी चीज़ें हैं, तो बहुत चीज़ें हैं, आपको देखना चाहिए। एंड सबसे बड़ा एक्सपीरियंस तो आपका एक्सपीरियंस होता है, सबसे बड़ा टीचर, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। अब हम लोग इन सभी टॉपिक्स को आगे करते हुए हम लोग थोड़ा सा ना पढ़ लेते हैं ग्लेशियर के बारे में। किसके बारे में? समय आप देखते चलेंगे कितना हुआ। ग्लेशियर के बारे में, कोई बात नहीं। ग्लेशियर ये चल नहीं रहा है। ग्लेशियर जानते हैं क्या होता है? हाँ, सियाचिन ग्लेशियर का नाम सुने? ग्लेशियर का हिंदी क्या होता है? हिमानी। क्या होता है? हिमानी मीन्स बर्फ़। बर्फ़ ऐसे नहीं बोलेंगे, बर्फ़ का कुछ और होता है। ठीक, अभी नदी हम लोग पढ़े थे। नदी के भूवैज्ञानिक कार्य के बारे में बताया गया है कि नदी अगर हमारे आसपास होती है तो हमें किस प्रकार के भूवैज्ञानिक काम होती है। मीन्स कि भूवैज्ञानिक कार्य समझ रहे हैं ना कि क्या हो जाएगा भूवैज्ञानिक कार्य। सबसे पहले नदी को ही खत्म करते हैं, ठीक है, टॉपिक बचा हुआ है, हिमानी को पढ़ने के बाद में। भूवैज्ञानिक कार्य एक पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा जियोलॉजी एग्जाम में कि नदी का भूवैज्ञानिक कार्यों का वर्णन करें, ठीक है। तो नदी का भूवैज्ञानिक कार्य क्या है कि मान लीजिए भूवैज्ञानिक तरीके से, मतलब वैज्ञानिक तरीके से नदी क्या क्या कार्य करती है, पता है ना। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा जगह जहाँ पे बंजर हो, क्या हो, बंजर भूमि हो। कैसा भूमि? बंजर भूमि। फिर क्या हो जाएगा कि एक ऐसा भूमि हो जहाँ पे खादर भूमि हो। कैसा भूमि हो? खादर। वहाँ पे सभी प्रकार की फसलें उगाई जा रही हो, ठीक। अब मान लीजिए उस एरिया से नदी गुजरती है, तो नदी के माध्यम से वहाँ का मिट्टी बह बह कर यहाँ पे आ सकती है कि नहीं आ सकती है। तो जब बंजर भूमि पे खादर वाला जब मिट्टी आएगा तो बंजर को भी खादर बना देगा कि नहीं बना देगा, है ना। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बंजर से खादर की ओर बंजर वाला मिट्टी चला जाए तो भी इस बंजर को खादर में बदल सकता है। कभी सुने हैं ना कि दूध में अगर पानी भी मिल जाए तो उसका कलर कैसा होता है? सफ़ेदी होता है, बात है ना। लेकिन अगर ऐसा है क्या कि पानी में अगर दूध डाले तो पानी का कलर आ जाएगा? ऐसा नहीं, जो कलर है वही। ये संगति का असर है। ऐसा हमारे लाइफ में भी होता है, संगति का असर, बात है कि नहीं। अच्छे लोगों के साथ रहेगा, अच्छा ही माइंड में आएगा सभी चीज़ें, ये सारी चीज़ें। तो वैसे ही है कि मतलब ये भूवैज्ञानिक कार्य बहुत बड़ा है कि कोई ऐसा इलाका होता है जहाँ पे किसी प्रकार की कोई खेती ही नहीं हो रही हो, मतलब वहाँ का भूमि क्या है? बंजर है। तो वहाँ पे अगर मिट्टी का एक्सचेंज किया जाता है कि यहाँ का मिट्टी छोड़ दो और बाहर से कुछ मिट्टी ला दो ताकि मिश्रण होकर वहाँ पे कुछ खेती हो सके, इस तरीके की चीज़ें, ठीक है। खादर एंड बंजर, ये पहला भूवैज्ञानिक कार्य हो गया। दूसरा भूवैज्ञानिक कार्य क्या हो गया? दूसरा भूवैज्ञानिक कार्य क्या हो गया? बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे नदी आता है तो उसके माध्यम से ना, नदी आता है तो सिंचाई की भी एक बहुत बड़ी साधन हो जाती है। आसपास खेती हो रही है, किसी गांव में कमी है, ठीक है ना, मतलब कि पानी की कमी है, तो उसका मतलब सिंचाई हो जाता है, गांव में लोगों की पानी की पूर्ति भी हो जाती है। नदी कब? जब प्रारंभिक अवस्था में नदी होगा तो कोई पानी की पूर्ति हम लोग नहीं कर पाएंगे, है ना। उस अवस्था में बाढ़ के रूप में आता है पानी। द्वितीय अवस्था में रहेगा तब भी नहीं, तृतीय अवस्था में आएगा तब उस पानी का उपयोग हम लोग पीने लायक कर सकते हैं, उसको भी फिल्ट्रेशन करके। ये हो गया भूवैज्ञानिक कार्य। पहला, खादर से बंजर बनाया। एंड नंबर 2 क्या है? उस एरिया की सिंचाई। एरिया की सिंचाई में ऐसी बात नहीं है केवल खेती की सिंचाई होगी, पूरे एरिया की सिंचाई होगी, ठीक है। अब उस नदी के माध्यम से कुछ ऐसा भी होता है कि नहर नाला भी निकाल दिया जाए। मान लीजिए नदी बह रहा है, अलग से हम लोग एक अलग चीज़ निकाल दिए, उस पर पुल का निर्माण हो जाएगा,
है ना। एक नदी है ऐसे और नदी बन गया, क्योंकि भूवैज्ञानिक कार्य में हमको ऐसा नहीं होता है। भूवैज्ञानिक मीन्स क्या समझना कि पृथ्वी से विज्ञान, है ना, पृथ्वी के वैज्ञानिक वाला काम। तो नदी बह रहा है, मान लीजिए रास्ता ब्लॉक हो गया, ठीक, तो वहाँ पे पुल का निर्माण हो जाएगा जो कि धरती को अट्रैक्टिव बनाते हैं। पुल बन गया तो बहुत अच्छा दृश्य का भी निर्माण हो सकता है कि नीचे नदी बह रही है, ऊपर में पुल है और नीचे की बहती हुई नदियों को लोग पुल पर से देख पा रहे हैं। ये भी अच्छा साधन है एक भूवैज्ञानिक कार्य। तीसरा ये हो गया डन। चौथा क्या है जी? चौथा ये चीज़ है कि अगर हमको नदी का पानी को एक जगह पे स्थिर करके, कहीं पे मान लीजिए नदी के किनारे बड़ा सा तालाब बना दिए, पानी को स्थिर कर दिए, है ना, तो हम लोग बिजली उत्पादन कर सकते हैं कि नहीं? जैसे कोयल नदी से हमारे एरिया में अभी बिजली उत्पादन होती है, इधर तो कहीं जगह नहीं है उतना, तो बिजली उत्पादन भी कर सकते हैं। एंड इसी तरीके से ऑल ऑफ दैट बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है, नदी के माध्यम से। अब हम लोग का अगला टॉपिक था हिमानी। तो हिमानी का मतलब आप सिंपल से समझ लीजिए ना क्या होगा। हिमानी मतलब हिमनद समझिए पहले। हिमानी का दूसरा नाम क्या है? हिमनद है। हिमनद, हिम मीन्स होता है बर्फ, क्या होता है? बर्फ। एंड नद मीन्स क्या हो गया? नदी, बर्फ का नदी। कैसा नदी? बर्फ का नदी। अब ऐसा बात नहीं है कि बर्फ को पिघला कर और वो जो पानी हुआ उसी का नदी बन जाएगा, ऐसी बात नहीं है। बर्फ में देखिए दो प्रकार का बर्फ होता है। एक ऐसा बर्फ जिसको पीट पीट कर फोड़ना पड़ेगा, मतलब पत्थर के रूप का हो जाता है। एक ऐसा बर्फ जिसको सिंपल सा टेम्परेचर भी मिले तो पिघल जाता। खुद ही सोचिए, हिमालय पर्वत इतना बड़ा है ना, पूरा तो हिमालय पूरा बर्फ ही है। अब उस पर सूर्य का रोशनी पड़ेगा तो अब तक पहाड़ पिघल चुका होता, बात है कि नहीं? मान लीजिए उतना बड़ा पहाड़ है, अब तक पिघल चुका होता है कि नहीं? 50 डिग्री सेल्सियस पेड़ पौधा होता है, सब होता है। लेकिन बात है ना कि जितना टेम्परेचर हम लोग की तरफ है उतना वहाँ पे नहीं होगा, बिकॉज वहाँ का जो वातावरण है सर्दी वाला है, ठंडा हो जाएगा। आप फ्रिज के हमेशा पानी पीजिए ना जी, 15 से 20 दिन लगातार पीजिए, सुबह शाम रात में सोते जागते हमेशा पानी पीजिए फ्रिज का पानी, आपको सर्दी हो जाएगा, है ना। क्योंकि हम फ्रीजर वाला पानी पी रहे हैं। कैसा पानी? ठंडक वाला पानी पी रहे हैं। फ्रिज में देखते हैं ना बर्फ़ जम जाता है। तो उस वातावरण में आप 1-1.5 घंटा अगर आपको रहते हुए हो जाएगा ना, 5 से 10 मिनट, तब तुरंत सर्दी हो जाएगा। मतलब हिमालय वाले एरिया में आप जाइएगा तुरंत सर्दी हो जाएगा, अगर इधर से हम लोग डायरेक्ट उधर को जाते हैं तो। ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर जो हिमालय है वो अगर पिघलता सूर्य की रोशनी से तो क्या होता? अभी तक पहाड़ खत्म हो चुका होता। एंड ऐसा बताया जाता है भूवैज्ञानिक में ही कि अगर हिमालय पर्वत पिघल गया पूरी तरीके से, ठीक है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट पे पूरा चला गया, तो 75% हमारा क्या है? पानी है। 25% क्या है? स्थल है। ये 25% स्थल जलमग्न हो जाएगा। मतलब पूरा पृथ्वी पर जो हमको लगता है ना ग्रीन एंड ब्लू लगता है, तो ब्लू कलर का पानी, ग्रीन वाले को स्थल मंडल कहते हैं, तो ग्रीन कलर खत्म कर देगा, सब ब्लू ब्लू ही बन जाएगा। मतलब हिमालय के पास इतना पावर है कि अगर हिमालय पिघल गया तो 25% जो धरती है ना, पूरा चीज़, ये सब जो पहाड़े वहाड़े सब कुछ खत्म हो जाएगा और पूरा पानी, समुद्र में पानी ही पानी हो जाएगा। तो ये एक वहम है हम लोग के कि धरती पर पानी की कमी होगी। क्या बताया गया है? पृथ्वी पर पानी की कमी नहीं होगी। हम लोग क्या बताया जाता है? इस धरती पे पानी की कमी होगी बताया जाता है ना। धरती पर मतलब 25% वाले भाग पे पानी की कमी होगी, ठीक है। पूरे पृथ्वी पर पानी की कमी नहीं होगी। कभी भी सुनिएगा किसी से, क्या बोलेगा कि धरती प्यासी है। कभी बताया जाता है क्या कि पृथ्वी प्यासी है? धरती प्यासी है, मतलब जो समुद्र है वो प्यासी नहीं है, 25% जो धरती है वो प्यासी है। सर हिमालय की संरचना कैसी है? हिमालय की संरचना जो नॉर्मल पहाड़ है ना, ऐसे ही है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? मतलब कैसे वो रोकता है पानी को? हाँ, अच्छा, हाँ, कि जैसे स्टोन टाइप का है ना, कि जैसे मान लीजिए उसका जो मेल्ट नहीं हो रहा है, पिघल नहीं रहा है, इस तरीके से पहाड़ है। पहाड़ से पानी को कैसे रोक रहा है? पानी को कैसे रोक रहा है? ये सारी चीज़ें। पानी को रोकना मीन्स मतलब कि जो बोलते हैं कि हिमालय अगर मान ली किसी वजह से टूट जाता है तो पूरा धरती में पानी आ जाएगी। आ जाएगी। इसके लिए देखिए बहुत सारी टेम्परेचर की आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी ठोस इस तरह से इसको मतलब धरती को घेर के रखा है। धरती को घेर कर नहीं रखा है। देखिए मैप में क्या दिख रहा है आपको? ये सारी चीज़ यहाँ पे हिमालय है, ठीक है, ये मैप में हिमालय है। तो इतना उसमें कैपेसिटी है, इतना ऊंचा पहाड़ है ना जी, दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है ना, उसको बोला जाता है माउंट एवरेस्ट। बताया जाता है ना, भारत का या दुनिया कुछ भी कहिए, माउंट एवरेस्ट बहुत बड़ी चोटी है। तो क्या है? हिमालय ही तो है ना, पूरा सब हिमालय का ही तो एक भाग है, बहुत बड़ी चोटी है।
अगर वो पिघल, और आपको ये एक चीज़ जानकर हैरानी होगी कि हिमालय की जो ऊंचाई है बढ़ती है, हर साल बढ़ती है, इंक्रीज होती है। जबकि अभी तक आपको ज्ञात होगा कि बर्फ़ का अगर कोई भी वस्तु रहेगा तो हमारे पास क्या होगा, छोटा होता चला जाएगा, मीन्स पिघलते चला जाएगा। लेकिन हिमालय की लंबाई और ऊंचाई क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। इसके पीछे भी बहुत सारे साइंटिफिक रीज़न है। इसके पीछे हम लोग बोल सकते हैं कि बड़े बड़े जो औषधियाँ हैं ना, उनका है हाथ इसमें। इसको हाँ, ये भी हो सकता है कि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम जा रहा है। सूर्य का टेम्परेचर हमेशा माइनस में ही वहाँ पे होता है हिमालय में, कभी भी 1-2 भी नहीं हो सकता है, हमेशा माइनस में होता है, हमेशा माइनस में। अभी हम लोग इधर इतना गर्मी सहन कर पा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद हमको जैकेट पहनना पड़ेगा, टोटल कंबल उम्बल ओढ़ के जाना पड़ेगा वहाँ पे घूमने भी जा रहे हैं तो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। हिमालय का लंबाई बढ़ रहा है, ऊंचाई भी बढ़ रहा है। अब आपको हम बता दे रहे हैं, एक जो बर्फ़ होता है एक स्टोन फॉर्म में होता है, मतलब पत्थर वाले अवस्था में होता है। उसको पीट पीट कर भी फोड़ेगा ना तब भी नहीं फूटेगा। जो हिमालय की संरचना है वो स्टोन फॉर्म वाला बर्फ़ है, समझ रहे हैं ना, पत्थर वाली बर्फ़ है, इतनी आसानी से नहीं पिघल सकती है। उस पर देखिएगा हिमालय का जो संरचना है ना, उसमें जैसे ऊपर छत पर से एक पाइप नहीं होता है नीचे पानी गिराने वाला, जैसे स्विमिंग पूल भी होता है, नहीं पूल नहीं, क्या बोलते हैं कि जो मतलब खसक के नीचे डालते हैं, स्विमिंग पूल में जाते हैं, इस तरीके से ऊपर से पानी वानी सब रहता है, नीचे जाकर चले जाते हैं, ऐसे ना। सेम ऐसे ही बहुत बड़ी चोटी है इस तरीके से, मान लीजिए हिमालय, तो ऊपर से ना ऐसे ऐसे पानी बहते आता है, ऐसे ऐसे बीच बीच में नीचे की ओर। हिमालय के नीचे की ओर क्या होता है, पानी बहता है, और पानी का कलर आपका रहेगा दूध कलर का, मिल्की कलर रहता है। कैसा कलर का, मिल्की, बिकॉज बर्फ है तो कैसा रहेगा, मिल्की कलर रहेगा ना। तो वो अगर नीचे आता है, अब देखिएगा हिमानी हम आपको क्लियर कर देते हैं हिमनद कैसा निर्माण होता है। तो मान लीजिए हिमनद तो कहाँ पर निर्माण होगा, जहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ होगा, क्योंकि हिमनद में क्या होता है, बर्फ़ का नदी। तो बर्फ़ का नदी के लिए हमको हिमालय जानना जरूरी है ना। तो मान लीजिए ऊपर से इस तरीके की नदी बहती है, कब, ये धीरे धीरे पिघलती है हवाओं के द्वारा, क्योंकि टेम्परेचर तो वहाँ पे है नहीं उतना ज़्यादा। तो ये क्या करेगी, हवाओं के द्वारा थोड़ा मोड़ा जो भी टेम्परेचर है नॉर्मल, उसके उस पर पानी होगा नहीं, उसके उस पर कोई और देश है जिससे बॉर्डर है एक तरीके से, हिमालय की, इधर इंडिया, उधर नेपाल हो गया, उधर आपका चाइना हो गया, इस तरीके से, ठीक है। इंडिया का बॉर्डर पर है, हाँ, इंडिया के बॉर्डर पे है। कश्मीर में, हाँ, कश्मीर से इधर तक है, क्या बोलते हैं इससे, बिहार उहार हुआ, इससे सारे कुछ है ना इधर। जैसे बिहार में कुछ नेपाली लोग भी आ जाते हैं बिहार में, है ना, ये सारी चीज़ें। तो ऊपर से ये क्या करेगा कि प्रवाहित होने लगता है बर्फ़ के पानी के रूप में, मतलब एक नाला के रूप में इस तरीके से बहता है ऊपर से। जैसे मान लीजिए बड़ा सा पहाड़ है, नीचे आराम आराम से पानी के रूप में बहता है, जिसका दृश्य बहुत देखने लायक होता है। जो आप देखते हैं ना कि वाइट कलर का हिमालय दिखता है, असल में वाइट कलर का हिमालय नहीं है, उस पर कुछ कुछ प्लांट्स भी होते हैं जो कि बहुत शुद्ध होते हैं, बिल्कुल भी आपको पोल्यूशन नहीं मिलेगा। लेकिन वो जो वाइट कलर का आपको दिखता है ना, बहुत बड़ी मात्रा में उनमें सफ़ेद नाले के रूप में लगता है ना, कि पाइप से जो डिलीवरी पाइप होता है ना, ये पंप वाला वाइट कलर का, उससे नहीं पानी निकलता है, तो उस तरीके से ऊपर से नीचे बहता है। अब नीचे आएगा तो पहाड़ के नीचे नदी बनेगा कि नहीं, हमको ये बताइए। बनेगा ना, पक्का बनेगा। तो यही स्टोन फॉर्म में जब आएगा तो ये नदी बन जाएगा, मतलब बर्फ़ ही रहेगा, पूरी तरीके से पानी नहीं बनेगा, और बहुत ठंडी मात्रा होगा इसका, बहुत ठंडी मात्रा। इस तरीके से नदी क्या होगा, प्रवाहित होता चलेगा। क्या होने लगेगा, प्रवाहित होने लगेगा, स्टोन फॉर्म। तो इसी को हम लोग बोल देते हैं हिमनद, कि किस चीज़ का नदी है, हिमनद का नदी है। अगर ये बर्फ़ पूरी तरीके से पिघल कर पानी वाले अवस्था में आ जाएगा तब तो उसको हम लोग हिमनद नहीं कहेंगे, क्योंकि हिम में क्या होता है, बर्फ़ होता है। उसको हम लोग बोलेंगे कि नॉर्मल सा नदी है, ऐसे बोल सकता है ना, कि अगर ये नहीं बह रहा है तो नॉर्मल सा नदी है। लेकिन हिमनद का बोलेंगे कि जब बर्फ़ उसमें हो और बर्फ़ ही टूट टूट कर पिघल जाए, और पिघल कर प्रवाहित भी हो रहा है, मतलब टुकड़ा टुकड़ा, बर्फ़ का टुकड़ा टुकड़ा प्रवाहित हो रहा है। जैसे आप ऐसी चीज़ों कामना मतलब कि सोचिए, घी रहता है ना, हाँ, तो मान लीजिए घी होता है ना, उसको पिघलाते हैं नॉर्मल सा ना हम लोग खाने के लिए। सिंपल सा समझिए कि घी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, बहुत थोड़ा सा टेम्परेचर दिए हैं, पिघलने ही वाला है, छोटा छोटा टुकड़ा होता है, छोटा छोटा टुकड़ा हो गया। सेम वैसे ही बर्फ़ का छोटा छोटा टुकड़ा हो गया, और उसे हम लोग बहाने लगे। लेकिन घी बहुत नॉर्मल चीज़ है, उसको बर्फ़ के साथ तुलना नहीं करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि घी का फॉर्म ऐसा होता है ना ठोस अवस्था में भी, उसको पिघलाएंगे तो वो तो कभी ठोस अवस्था में बनेगा ही नहीं। घी कभी बनता है क्या, ठंडी के दिन में बनता है क्या, उतना नहीं बनेगा जितना बर्फ़ बन जाता है। अभी जो नॉर्मल जो ट्रक से जाता है ना, ट्रांसपोर्ट द्वारा बर्फ़, इसे भी आप कभी हाथ पर, पहले हम लोग भोर में दौड़ने जाते थे तो उसको हम लोग ट्राई करते थे कि एक आध टुकड़ा गिर जाता था सड़क पे, तो हम लोग ये करते थे कि मतलब ऐसे ही दौड़ते थे सिंपल सा फिट रहने के लिए, जो भी है,
तो क्या करते थे कि हम लोग करते थे कि जब दौड़ रहे हैं, इतना कसरत मेहनत कर पा रहे हैं, इतना गर्मी से पसीना वसीना सब आ जा रहा है, एक ट्राई और करते हैं कि जो बर्फ़ का टुकड़ा गिरा है ना, उसको हम लोग चैलेंज करते हैं कितना देर तक हाथ पर रख सकते हैं। अगर इतना, हथेली का भी तो टेम्परेचर है ना, कितना है, शरीर का टेम्परेचर है ना, और दौड़, और अगर हम लोग रनिंग करते हैं तो और टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो बर्फ़ को हम लोग एक चीज़ देखें कि बर्फ़ जब गया इसमें तो वो पिघलने लगा, क्या होने लगा हाथ पर। जब सड़क पर था, क्योंकि सड़क भोर का समय था, ठंडी का भी समय था, तो उतना नहीं पिघल रहा था, उस पर जस के तस था। लेकिन हम लोग दौड़ के जा रहे थे। लेकिन अब हुआ क्या कि फिजिक्स के नियम के अनुसार बताया जाता है कि अगर आपका शरीर 37 डिग्री सेल्सियस गर्म है और उससे भी ठंडी चीज़ का इफेक्ट अगर आपके शरीर पर पड़ता है तो आपका शरीर ठंडी वाली अवस्था में चला जाएगा। ठीक है, नहीं तो अगर हम भी जाकर हिमालय की तरफ जाकर बोलेंगे, शर्ट खोल के बोलेंगे कि चलो हमारा शरीर तो 37 डिग्री सेल्सियस गर्म है तो क्या पड़ेगा इसका असर। लेकिन फिजिक्स वहाँ पे जीत जाता है, बोलता है कि भाई ये वातावरण जो है ना ठंडी का वातावरण है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, और इस शरीर में टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे मैक्सिमम रहते हैं उतना तो रहना चाहिए। 37 मैक्सिमम, मिनिमम जो भी है, मैक्सिमम 41 तक हो सकता है शरीर में, जिसको बुखार कहते हैं। ठीक है, 41 डिग्री सेल्सियस तक। एंड फ़ारेनहाइट में नापे तो 98.4 की 6 होता है, इस टाइप से 98.6 होता है ना, इस तरीके से। तो ये हो गया। तो हम देखे बर्फ़ को लिए तो कि हमारा जो जितना हम लोग में गर्मी था, जितना दौड़े थे, जितना एनर्जी था, सब एनर्जी लो कर दिया। तो रखे ना तो 2 से 3 मिनट, मतलब स्टोन था, उसको ऐसे दबाते ना, 2-3 बार पटकते थे उसको, मतलब लास्ट में क्या करेंगे, छोड़ेंगे ना उसको, सड़क पे छोड़े तब भी नहीं फूटा, 3-4 बार तब भी नहीं फूटा, पत्थर से फोड़ने का प्रयास किया तब जाकर फूटा। समझ जाइए, इतना स्टोन होता है वो। तो ऐसे किए कि पूरा शरीर ठंडा कर दिया, इतना ठंडा कर दिया कि कांपने लगे हम लोग सड़क पे, इतना। और चैलेंज था कि 1 से 1.5 मिनट तक हम लोग रख पाए थे, 1 से 1.5 मिनट तक, इससे ज़्यादा नहीं रख पाए, 1 से 1.5 मिनट तक। हथेलिया लग रहा था कि कट के गिर जाएगा, इतना पर से लग रहा था ना, इतना पर से कट के गिर गया हाथ, ऐसे लगता था। पैर से लेके ऊपर तक पूरा कनकना गया, एकदम ठंडा ऐसे हो जाता है। तो समझिए कि हिमनद में अगर कोई डाल देंगे किसी को तो ऐसे ही मर जाएगा। उसको आग की कोई आवश्यकता नहीं है, गर्मी की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतनी ठंडी वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तड़पने भर मौका ही नहीं मिलेगा, जम जाएगा। जैसे होता है ना जमना, ब्लड उसका जो ब्लड जो प्रवाहित होता है ना, ब्लड, वो ब्लड जाएगा ही नहीं कहीं पे, ब्लड जहाँ पे था उसी जगह पे स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, ज़बरदस्ती छटपटाएगा थोड़ा सा, लेकिन फिर शांत हो जाएगा, बहुत जल्दी मरेगा। समझ में आ गया ना। ये हिमनद इतना में ही समझ लीजिए कि बड़ा सा हिमालय जैसा पर्वत होगा, उसके बाद ऊपर से जो भी हिमालय का टुकड़ा जो है वो गिर रहा है, तो नीचे से नदी के रूप में वही बर्फ अगर प्रवाहित होगा तब उसे बोलेंगे हिमालय। अच्छा, सेम प्रोसेस है जैसे उस नदी का था, सेम इस नदी का भी है। इसमें भी आपका चीज़ें जो है ना, उसमें फास्ट था, लेकिन इसमें बहुत स्लो प्रवाहित होगा। इसका रीज़न है क्योंकि बर्फ़ पिघल रहा है, टुकड़ा पिघल रहा है, प्लस में यहाँ पे टेम्परेचर उतना है नहीं। मतलब कितना दूर तक जा सकते? दूर तक क्या जाएगा, जहाँ तक उसकी मतलब स्टेज होगा। अब ऐसी तो नहीं कि ये हिमनद है तो पिघल कर बस्तियों में चला जाएगा, शहर में आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आपस में ही। ये भी तो अपना रफ्तार बढ़ाएगा ना? नहीं, इस नदी का कोई लाइफ नहीं होता है, इस नदी का कोई लाइफ नहीं होता है। अगर जा रहा हो तो फिर वहाँ इसे हिमनद बोला गया है। हिमालय का मतलब बर्फ़ का नदी तो हम लोग बोल रहे हैं ना डिफाइन करने के लिए, लेकिन जैसे इस नदी का लाइफ होता है नॉर्मल सा नदी का, तो इसका समुद्र में जा रहा होगा ना पानी? हाँ, पानी तो समुद्र में ही जाएगा, लेकिन सुनिए, सब पानी समुद्र में जाए ये उचित नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर से पिघल गया, नीचे तालाब जैसा बना हुआ है, पानी मतलब प्रवाहित भी हो रहा है, उसी जगह पे बर्फ़ का भंडार बना हुआ है। जैसे सियाचिन ग्लेशियर का आप नाम सुने हैं, पूरा वाइट है वहाँ पे सारा कुछ, है ना, इस तरीके से। अब सियाचिन ग्लेशियर का तो ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि सब पानी कहाँ जा रहा है, समुद्र में ही जा रहा है, नहीं बोल सकते हैं ना। ऐसे ही होगा हिमनद का भी, समझ में आ गया। और इसका भी भूवैज्ञानिक कार्य होगा जिस तरीके से नदी का था, समझ रहे हैं ना, जिस तरीके से नदी का भूवैज्ञानिक कार्य था कि ये चीज़ का परिवहन करेगा, यहाँ सिंचाई करेगा, तो इसका भूवैज्ञानिक कार्य है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इसका उतना, ये सुंदरता बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है और इसका भी यही काम है, लेकिन इसमें क्योंकि बर्फ़ है तो इसको हम लोग उतना उपयोग में नहीं ला सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्लास ख़त्म हो गया, आप लोग जाइए वो क्लास में। ठीक है, जितने भी क्लास 11th के विद्यार्थी हमें देख रहे हैं उन लोग को मैं बता दूं कि सिलेबस का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड बहुत से इंट्रोडक्शन का वीडियो हमने बना दिया है यूट्यूब चैनल पे, आप हमें चेक कर सकते हैं। एंड
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट इंस्टाग्राम का कॉन्टैक्ट दिया होगा, बिकॉज फ़ोन नंबर तो अब दे नहीं सकते हैं, फ़ोन नंबर से बहुत सारा प्रॉब्लम हमको हो रहा है। तो आप इंस्टा पे हमें मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे। एंड आपके अगर फ़ोन में टेलीग्राम होगा तो टेलीग्राम पर भी आप हमें फॉलो करके आप हमें उस पर SMS कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको वीडियो का लिंक भी दे दिया जाएगा। एंड अगर आप चैनल को सर्च करके एंड बिल्कुल अच्छे से अच्छे कंटेंट को आप खोज सकते हैं, तो खोज कर आप उसे कीजिए। प्लेलिस्ट मिल जाएगा, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पर जाएगा, क्लास 11th जियोलॉजी ये सब किया हुआ है, ठीक है। थैंक्स टू ऑल, मिलते हैं किसी न्यू लेक्चरर में।